Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 मई 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर से ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तुनिसिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में। तो भारत के अंदर ये रशियन स्पुतनिक 5 वैक्सीन आ चुकी है, इसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया है। फ्राइडे में ये वैक्सीन आई और कल ही एक टीका भी लग चुका है इसका, और वो जो लगाया गया है वो हैदराबाद के अंदर है। अब अगर हम बात करें इस वैक्सीन की क्या कॉस्ट है, तो 995 रुपये का इसका पर डोज है। आगे हम देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो कम हो सकता है, लेकिन कैसे कम होगा वो हम आगे बात करने वाले हैं। नाउ जो ये सब चीज़ें बताई गई, ये बताई गई डॉक्टर रेड्डीज़ की लैबोरेटरीज़ के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया, आज के टाइम पर आप देख पाओगे इंडिया के अंदर ऑलरेडी 2 वैक्सीन है। कौन कौन सी, कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन है, और तीसरी अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं स्पुतनिक 5 का। ये एक रशियन मेड वैक्सीन है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करी गई, देखो जो ये वैक्सीन है ना, इसकी सप्लाई किस तरीके से होगी, इसका क्या रेट होगा, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को अलग अलग रेट में सप्लाई होगी, तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे बताया गया है 948 रुपीज़ इसके वैक्सीन के हैं, इसमें 5% की जीएसटी लगेगी। उसके बाद इसी रेट पर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, इस वैक्सीन को सप्लाई किया जाएगा। लेकिन अब इन फ्यूचर क्या बात हो रही है, जो ये डोजेज़ हैं वैक्सीन के, ये इंडिया में अवेलेबल होंगे। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चरिंग करेंगे इसकी जुलाई में, और हो सकता है फिर उसके बाद यहाँ पे इस वैक्सीन का जो प्राइस है वो हम लोगों को कम होता हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बोला गया जो लोकल प्रोडक्शन है वो हो सकता है जुलाई से हम लोग देख पाएँ, और इससे जो इसकी कॉस्ट है वो भी हो सकती है कम। ना आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन यहाँ पे वैक्सीन के बारे में बातचीत करी गई है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये मैंने जैसे बताया इंडिया के अंदर अभी ऑलरेडी 2 वैक्सीन यहाँ पे वर्क कर रही हैं। अभी यहाँ पर बोला गया जो इंडियन वेरिएंट है जिसका नाम है B.1.617, यानी ये वायरस का एक म्यूटेशन हुआ, उसके अंदर एक बदलाव हुआ, उसके बाद एक नया वेरिएंट आ चुका था भारत के अंदर, जिसके बाद जो कोविड केसेस हैं वो और तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए। नाउ अब एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है कि जो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये लेस इफेक्टिव है इस वायरस के अगेंस्ट में। मतलब ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा खतरनाक है, इस पर वैक्सीन काफ़ी कम तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पे बोला गया लगभग 50% तक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की करती है ये वैक्सीन इस वायरस के अगेंस्ट। करना चाहिए इससे ज़्यादा, मतलब एफिशिएंसी जो है ना, इसकी एफिशिएंसी लेवल वो काफ़ी हद तक कम है, ऐसा यहाँ पर बताया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। यहाँ पे आप देख पाओगे उसी चीज़ को यहाँ पे बार बार दोहराया गया है, तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। यहाँ पर वापस से रीड करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वही चीज़ लिखी है एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो जो ये कह सकते हो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इसका काम क्या है कि आपके बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देना, ताकि आपकी जो बॉडी है वो कोविड से लड़ सके, जो भी वायरस है हमारी बॉडी के अंदर उससे लड़ सके। लेकिन आज के टाइम पर जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, उसके अंदर जो एफिशिएंसी लेवल होना चाहिए था वैक्सीन का, वो एफिशिएंसी लेवल इस समय नहीं है। और ये सब बताया गया आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आप दिल्ली के अंदर देख पाओगे ना। उसी के साथ दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे इंडियन वेरिएंट का नाम था B.1.617, तो इंडियन वेरिएंट का नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर जो आते हैं। यूके का वेरिएंट है एक B.1.1.7 करके, साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट है B.1.351,
उसके बाद ब्राज़ील का एक वेरिएंट है और इंडियन वेरिएंट मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिनकी वजह से कंट्री के अंदर सिचुएशन है कोविड को लेकर वो और ज़्यादा क्रिटिकल हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी कंट्री के अंदर भी हम लोगों ने सेकेंड वेव वगैरह देखा है इस चीज़ को देखने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, देखो यहाँ पे पीएम के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो रूरल स्प्रेड है ना, ये काफ़ी टेंशन वाली बात है। देखो शहरों के अंदर कोविड फैल रहा था, सेकेंड वेव का मतलब ही क्या है कि ये जो कोरोना ये गाँव गाँव तक पहुँच चुका। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेंशन वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम लोग जम के लड़ने वाले हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया इनके द्वारा। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखेंगे। और नाउ यहाँ पे एक आर्टिकल आता है जिसमें बताया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं, वर्किंग ऑन अ वॉर फुटिंग टू टैकल क्राइसिस। आज के टाइम पर जो हम ये क्राइसिस देख रहे हैं, इसके अंदर जो क्रिटिकल सिचुएशन है कि वो कोविड आज के टाइम पर गांव-गांव में पहुंच चुका है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पर युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। तो आप देख पाओगे इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है इससे लड़ने की। हालांकि हम लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया है इस कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी है कि बाकियों की जान ना जाए और इससे हम लोग पूरी तरह से लड़ पाएँ और इंडिया को कोविड फ्री बना पाएँ। देन उसके बाद ये सारी बातें कहाँ पे बोली गई, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है आप कह सकते हो बोल रहे थे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी थे ना। यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि जो हमारे पास योजना है ना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, PMKSNY। तो इसका रिलीज़ किया गया, इसकी जो इंस्टॉलमेंट है 8वीं इंस्टॉलमेंट, उसको रिलीज़ करते हुए सारी बात बोली गई है। और 8वीं इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा रिलीज़ किया गया है, 19,000 करोड़ रुपए इससे फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो है काफ़ी हद तक हेल्प की जा सके। यहाँ पे आप देख पाओगे 9.5 करोड़ फार्मर्स हैं जिनको इस इनकम से बेनिफिट मिलने वाला है, जिनको ये इनकम प्रोवाइड करवाई जाएगी इस योजना के थ्रू, ओके, इस स्कीम के थ्रू। यहाँ पे ये भी बोला गया, देखो 100 साल बाद ऐसा यहाँ पर हम लोग टेरिबल पैंडमिक देखा है हम लोगों ने। ऐसी सिचुएशन हम लोग को 100 साल पहले देखने को मिली थी, जब प्लेग वगैरह हम लोगों को देखने को मिला था ना। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में चलते वक्त भी आप कह पा सकते हो उस टाइम पर 6 फार्मर्स थे जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से बिलोंग करते थे। वो लोग भी यहाँ पर उनको पहला अपना जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है PMKSNY का वो मिल चुका है। तो यहाँ पे मकसद क्या था हमारा, PMKSNY के बारे में ध्यान रख लेना, ये एक फार्मर्स को इनकम देने की बेनिफिशियल स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ओके ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखो सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, जिसमें बात करी गई है, देखो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इनकी गुहार ये है, एक तरीके से इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से कि आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए गंगा के अंदर जो अभी डेड बॉडीज़ देखने को मिली हैं उसको लेकर। हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया था कि बिहार के अंदर जो गंगा रिवर बहती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारी डेड बॉडीज़, लगभग 70 के आसपास डेड बॉडीज़ वहाँ पे उस नदी में बह रही थी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला गया कि देखो जो वो गांव के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि लोगों के पास पैसे नहीं थे अंतिम संस्कार करने के, तो उन्होंने यहाँ पर ये डेड बॉडीज़ को पानी के अंदर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई। बोला ये जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। अब यहाँ पर उसी को लेकर आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जिन्होंने एक मूव उठाया। इन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने मांग करी है कि जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठानी चाहिए कि इसमें पता तो लगे हुआ क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ये वाकई में कोरोना सस्पेक्टेड बॉडी है या क्या है, ओके। उसके साथ यहाँ पे पिटिशनर्स ने ये सारी बातें बोली हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ की और रिक्वेस्ट करी गई, और रिक्वेस्ट ये है कि देखो जो बॉडी है, हर बॉडी को रिमूव किया जाए पानी के अंदर से, क्योंकि आज के टाइम पर ये बोला जा रहा है वो कोरोना सस्पेक्टेड बॉडी है, उसकी वजह से उसको छुआ भी नहीं गया। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी तरफ ये बोला गया उसका पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि पता लगे हमें उस डेथ का मेन कॉज क्या है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली ये भी बोला गया, देखो कि जो कोर्ट है उसको अपॉइंट करना चाहिए इधर आ सिटिंग और रिटायर्ड जज, मतलब एक सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज अलग से होना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हेड करे और इस टाइप के मामले को देखे, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ मुद्दा था ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप बराबर में देख पा रहे होंगे, बात करी गई है अप होल्डिंग डिग्निटी ऑफ द डेड। देखो किसी पर्सन की अगर मृत्यु हो गई है तो उसके जो गौरव है उसको आपको बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर कोविड सिचुएशन में यहाँ पे जो हमने गंगा में देखा ये बॉडी फ्लोट करती हुई नज़र आई हैं, तो उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही बोला गया कि जो
पर्सन डेड हो चुका है उसकी गौरव को आपको कायम रखना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली हैं एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। ये बात किससे बोली गई? सेंटर और स्टेट से। और आपको ध्यान रखना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेन काम क्या है? जो ह्यूमन के अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट भी दिया गया, क्योंकि आज के टाइम पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। कोविड सस्पेक्टेड बॉडी है तो उसको कितना वैसे ट्रीट किया जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए बोला है कि यार डेड हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देख पाओगे इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस आ रही हैं कि बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है कोविड-19 को लेकर, कोविड-19 अफेक्टेड बॉडीज़ को लेकर। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए बोला है कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 की जो बॉडीज़ हैं उनको मिसमैनेज किया जा रहा है, कहीं इधर डाल लें कहीं उधर डाल लें, तो ऐसी सिचुएशन ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि जो राइट्स हैं डेड पर्सन के, उसको तो आप मेंटेन रखो, ठीक है। साथ ही साथ आप कुछ टेम्पररी क्रेमेटोरियम्स बना सकते हो जहाँ पर आप कह सकते हो उनका क्रियाक्रम किया जा सके, तो टेम्पररी बना सकते हो, जिससे कि आज के टाइम पर बहुत सारी रिचुअल्स वगैरह लेट हो रहे हैं। एक तरीके से जो राइट्स होती हैं वो लेट होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब कि किसी की डेथ हो गई है तो उसको आप कह सकते हो उसका क्रियाक्रम करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आज के टाइम पर जो क्रेमेटोरियम्स हैं वो फिल होते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ओके, तो आपको यहाँ पे टेम्पररी क्रेमेटोरियम्स भी बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई एनएचआरसी के द्वारा। और यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई कि देखो आपको जो क्रेमेटोरियम्स हैं या फिर जो बरियल ग्राउंड्स है जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाते हैं हम लोग, तो वहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी वर्क कर रहा है आज के टाइम पर, इस पैंडमिक के टाइम पर। तो आपको यहाँ पर कंपनसेशन वगैरह भी देना चाहिए, ठीक है, और उसको भी फेयर वेजेस वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि फार्मर्स जो है वापस से रिटर्न हो रहे हैं अपने प्रोटेस्ट साइट पर, सिंघू बॉर्डर पर, वो हमारे फार्म बिल्स को लेकर प्रोटेस्टिंग करने के लिए। और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे मालूम होगा कि अभी बीच में ये चीज़ हल्की हो गई थी। क्यों हल्की हो गई थी? क्योंकि ये हार्वेस्टिंग सीज़न था तो फार्मर्स चले गए थे वापस से, ना अब वापस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है सिंघू बॉर्डर पर, वो वापस से आते जा रहे हैं। और जो है ये गायब क्यों हुए थे? अभी गायब हो गए थे क्योंकि हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा था तो ये लोग वापस चले गए थे। अभी हम लोगों ने देखा ग्रुप 250 ट्रैक्टर्स का, ट्रक्स का, ये सब 10 मई को पहुंच चुके हैं। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि 12 मई को पहुंचे हैं। अब यहाँ पर आने वाले टाइम पर और भी ग्रुप्स यहाँ पे आने वाले हैं। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे इंडिया की कुछ कोविड की सिचुएशन को बताया गया है। तो 3.5 लाख के आसपास न्यू केसेस देखने को मिले हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, और 3,500 के आसपास डेथ भी हुई हैं। और नेक्स्ट पेज पर अगर हम बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 10 पर यहाँ पर बात करी गई है 186 एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। कैसे? रेल ट्रैक्स पर, यानी ट्रेन से टकराने के बाद यहाँ पे डेथ हो गई। और पिछले 10 सालों के अंदर, ये एक बार की बात नहीं है, पिछले 10 सालों के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि 186 एलिफेंट्स की डेथ हुई है। ओके, टॉप पर यहाँ पे आसाम देखने को मिलेगा। आसाम के अंदर ये सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी देखने को मिली है, लगभग वहाँ पर 62 एलिफेंट्स की डेथ हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो टोटल है 186 हैं जो कि हिट हुए हैं। और ये डेटा कब से कब तक का है? 2009-10 से लेकर 2020-21 का, यानी पिछले 10 साल का डेटा है। और ये डेटा लेकर आया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इनके रिगार्डिंग अगर आप देखो तो असम टॉप नंबर पर है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा। असम 62 में डेथ हुई है और वेस्ट बंगाल में 57, ओडिशा में 27 यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके बाद कुछ की मेजर्स भी बताई गई, मतलब इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देख पाओगे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके आसपास बहुत सारा वेजिटेशन देखने को मिलता है, बहुत सारे फूल पत्ते देखने को मिलेंगे, तो उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि जो ट्रेन चलाता हुआ लोको पायलट है उसको एक तरीके से सही से चीज़ें दिखें, सिग्नल बोर्ड दिखे, और ये जो इंसिडेंट्स हैं ये थोड़े से कम होते हुए नजर आएँ। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो MOEFCC है, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने कुछ अमाउंट भी रिलीज़ किया था पहले, लगभग 212 करोड़ के आसपास का अमाउंट रिलीज़ किया गया ताकि जो एलिफेंट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनके कॉरिडोर्स वगैरह को मेंटेन किया जा सके। और दूसरी तरफ मैन और एलिफेंट्स का बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। होता क्या है ये मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं जो कि खेतों से जो जंगल से निकल जाते हैं, खेतों में घुस जाते हैं, तो इंसान जो है उससे लड़ने लगता है। अब यहाँ पे या फिर इंसान की डेथ हो जाती है, एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है, तो इसको मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है।
और यहाँ पर ये भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आता था। लेकिन अभी काफ़ी हद तक बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ताकि जो है इन चीज़ों से बचा जा सके। ओके, तो ये कुछ डेटा था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी एस्से में या फिर अपने आंसर राइटिंग में, डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना चाहिए ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो आसाम के अंदर और ढेर सारे हाथी हैं, मतलब 18 हाथियों की डेथ हुई है। उसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे देखो रीज़न बताया गया था प्रोबेबली, मतलब कि शायद ऐसा हो सकता है कि बिजली के गिरने की वजह से यहाँ पर डेथ हुई हो। लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो डेथ हुई है इन एलिफेंट्स की, उसकी जांच करने के लिए यहाँ पर गुहार लगाई गई है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पता लगाया जाए एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि 18 हाथी की डेथ होना बिजली गिरने की वजह से, ये बात यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रही है। तो इसमें यहाँ पर कुछ पता लगाने की बात करी गई है। ओके, तो हमने कल ही इसको डिस्कस किया था। नाउ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखेंगे और क्या है। यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, जो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी है वो जल्दी ही हमें आती हुई नज़र आएगी। मतलब कि जो सेकंड नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है वो उसको देरी हो चुकी है पेंडेमिक की वजह से। अब ये नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट क्या है, आपको मालूम होगा, हमने पहली नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट पिछले साल पास करी थी, जिसके अंदर हमने डिसाइड किया था 101 मिलिट्री आइटम, मतलब कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होंगे, गन्स वगैरह जो भी होंगी, इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी कंट्री से, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स को। तो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर तो कैसे आएंगे सब चीज़ें। अब इंपोर्ट ना करने के पीछे का आप कह सकते हो एक और रीज़न है कि हम लोग इसको अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, डोमेस्टिकली इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, हम अपनी कंट्री के अंदर इसको बनाएंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको बाहर जाकर सेल भी कर सकते हैं ना। उसी को लेकर बात करी गई है कि अभी इसकी एक और लिस्ट आनी थी, तो सेकंड वेव जो सेकंड जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जो है वो देरी हो चुकी है उसको इस पेंडेमिक की वजह से, ऐसा ऑफिशियल्स ने बताया है। और आने वाले टाइम पे हम देख सकते हैं ये लिस्ट भी देखने को मिले। इसके अंदर भी कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो कि हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे और उसको हम लोग अपनी कंट्री के अंदर खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, और ताकि हम लोग इसका ज़्यादा एक तरीके से मार्केट कैप्चर कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, जो मालेरकोतला के बारे में बताया गया। मालेरकोतला पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर इन्होंने यहाँ पर फ्राइडे में डिक्लेयर कर दिया है पंजाब का एक 23वां डिस्ट्रिक्ट मलेरकोतला। ओके, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आता है। अगेन एक और आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अभी हमने एलिफेंट वाला टॉपिक डिस्कस किया था वो भी एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करी गई है यूएस के जो स्लाइडर टर्टल्स हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। और नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में हमने पहले भी देखा है बहुत सारे प्रजातियाँ पाई जाती हैं टर्टल्स की। ना यहाँ पे देखो बोला गया है, एक क्यूट सा अमेरिकन टर्टल है, इसका नाम क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। रेड ईयर्ड स्लाइडर्स बोला जाता है इसको। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है वहाँ पर इसको काफ़ी खतरा देखने को मिल रहा है, ख़त्म से हो रहे हैं ये लोग। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग 21 से लेकर आप कह सकते हो 30 के आसपास इंडियन प्रजाति देखते हैं टर्टल्स और टॉर्टोइस की। नाउ टर्टल्स और टॉर्टोइस ध्यान रखना है आपको, ये अलग अलग होता है। कभी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि इनका पीठ का फ़र्क होता है, जो इनका ऊपर का टॉम सा ये बना होता है ना, इस पर फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये टर्टल है, ये टॉर्टोइस है। बताऊंगा किसी दिन अगर अच्छे से टाइम मिलता है तो बनाऊंगा वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं रेड एयर्ड स्लाइडर के बारे में। तो ये जो टॉर्टोइस है जिसको आपने अभी ऊपर पिक्चर में देखा, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकेमिस स्क्रिप्टा एलेगन। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली इस टॉर्टोइस की बात करी गई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। हाल ही में ये न्यूज़ में था और ये आपको यूएस के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब कि यूएस का ही एक आप कह सकते हो टर्टल है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन में देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये कम से होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि देखो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन कोई अकेला रीजन नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे टर्टल होते हैं। 72% जो टर्टल और टॉर्टोइस की प्रजातियाँ हैं हमारी कंट्री में, वो सब आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग इसके साथ और भी सारे टॉर्टोइस को प्रोटेक्ट करें। ओके ना, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 11 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये अगेन यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आप ये आर्टिकल देख ही पाओगे, इसी के साथ जो आर्टिकल ये एडिटोरियल पर भी है, तो इसका हम लोग एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ अलग से एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि यहाँ पे ये इनसे अलग है। वो क्या है,
यूएनएससी की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग, वो देखने को मिलेगी कल हमें। और जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इजराइल और पैलेस्टीन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर बातचीत करी जाएगी और बहुत सारी कंट्रीज़ अपना डिसीजन सुनाएंगी। इंडिया के द्वारा भी एक स्टेटमेंट तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया ने अपना व्यू रखा है वो एक तरीके से बैलेंस व्यू रखा है, ना ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट किया है, लेकिन अब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादा झुकाव दिया है वो इसराइल की तरफ दिया गया है वैसे तो अभी यहाँ पर इस टाइप का कोई आर्टिकल नहीं है, जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। कल वो मैंने ट्विटर पर देखा था बस खाली। तो जो यूएनएससी के आज के टाइम पर आप कह सकते हो इंडिया भी मेंबर है इसका, तो इंडिया के जो मेंबर हैं उन्हीं के द्वारा वो ट्वीट किया गया था। ओके, नाउ आगे जो हम लोग एडिटोरियल पर डिस्कस करने वाले हैं वो इसराइल पैलेस्टीन को कॉन्फ्लिक्ट को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ आयरन डोम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसराइल के ऊपर 1700 से भी ज़्यादा रॉकेट बरसा दिए गाज़ा स्ट्रिप के, जो वहाँ पे हमास रहता है, आतंकवादी संगठन रहता है, उसके द्वारा। नाउ उसके बाद भी इसराइल के अंदर इतना कुछ नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके पास आयरन डोम है। अब ये आयरन डोम क्या है, ये सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं और कुछ आर्टिकल कवर कर देता हूँ, जैसे कि यूएस की फोर्स जो है वो पुल आउट कर रही हैं, कंदाहार से एक तरीके से पुल आउट कर चुकी हैं। तो यूएस एक तरीके से निकलता हुआ नज़र आ रहा है अफगानिस्तान से, एक पर्टिकुलर एरिया से ये लोग निकल चुके हैं बाहर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, चाइना के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, जो रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, मतलब कि आज के टाइम पर हम लोगों के द्वारा ये कहना है कि चाइना से जो हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब कोविड-19 रिलेटेड इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, जैसे कि वेंटिलेटर कर रहा हूँ सॉरी, जैसे कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वगैरह हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कर रखा है चाइना ने। तो उसके बारे में बताया गया रीज़न, इनके द्वारा ये बोला गया कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है इनके यहाँ, साथ ही साथ जो इंडिया की साइड से डिमांड आ रही है वो काफ़ी बढ़ती हुई डिमांड आ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये प्राइस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा एक और चीज़ बताई गई फ्राइडे में, कि जो कंपनीज़ इंडियन कंपनीज़ उन्होंने लगभग जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडिया की साइड से कितने ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, 70,000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। तो मतलब कि इंडिया ने 70,000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का ऑर्डर दिया है चाइना को, कि हम लोग उनसे ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स परचेज़ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर चाइना के द्वारा यही बताया गया कि जो प्राइस इसका बढ़ने का मुद्दा है, जो इंडिया आज के टाइम पर जिसकी आलोचना कर रहा है, तो वो बढ़ने का मुद्दा यही है कि रॉ मटेरियल की वहाँ पर शॉर्टेज है और इंडिया की तरफ से डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, वहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो, पैलेस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो पता ही चल गया आपको, ठीक है। यहीं पे हम आयरन डोम को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि हम लोग आगे जाकर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो पैलेस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपको मालूम चल गया, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। काफ़ी बवाल चला। नाउ जो पैलेस्टीन का ही पार्ट है गाज़ा पट्टी, वहाँ पर एक हमास रहता है। तो हमास मतलब एक आदमी नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमास के द्वारा बहुत सारे रॉकेट बरसाए गए इसराइल के ऊपर, लगभग 1700 से ज़्यादा रॉकेट बरसा दिए हैं हमास ने। नाउ यहाँ पर जो इसराइल है, इसराइल इतना प्रोटेक्शन कैसे रख रहा है, क्योंकि इसराइल के पास अपना खुद का आयरन डोम सिस्टम है। नाउ ये डोम सिस्टम क्या होता है, देखो मैं अगर एग्जैक्टली बताऊँ ना, टू द पॉइंट क्या बात होती है, इनके पास एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा हथियार है कि देखो यहाँ से हमास ने छोड़ा रॉकेट, तो इसराइल का यहाँ पर जो इसराइल का आयरन डोम है ये क्या करेगा, ये भी रॉकेट छोड़ेगा और इस रॉकेट को हवा में ही ख़त्म कर देगा। मतलब जो इसके द्वारा रॉकेट छोड़ा गया था, हवा में इसको निपटा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो 1700 से भी ज़्यादा रॉकेट छोड़े गए हमास के द्वारा, उसके बाद भी इसराइल को कुछ नहीं हुआ। क्यों? इनके पास ये वाला आयरन डोम सिस्टम है, और इसको यहाँ पे बोला जाता है एरियल डिफेंस सिस्टम। ओके, जो कि ऊपर ही हवा में रॉकेट्स को ख़त्म कर देता है। यहाँ पे आप देख पाओगे हमास ने फायर करे लगभग 1500 रॉकेट। कहोगे कि सर आप 1700 बता रहे हो, तो ये थर्सडे में यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया था। अभी यहाँ पर फ्राइडे चल रहा है और भी ज़्यादा लगातार इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके ना, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया है। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख पाओगे, कल ट्विटर पे सबसे ज़्यादा पिक्चर देखने को मिला, न्यूज़पेपर्स में ये पिक्चर देखने को मिला। ये आप देख पाओगे, जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये इजराइल से छूट रहे हैं रॉकेट, इधर से यहाँ पर पैलेस्तीन यानी गाज़ा पट्टी से छोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रॉकेट हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनसे नुकसान क्यों नहीं पहुँचेगा इसराइल पे, क्योंकि इसराइल जो है इनको हवा में ख़त्म कर देगा।
ओके। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इतने सारे रॉकेट को कैसे हवा में ख़त्म कर दिया जाएगा? तो देखो, जो इम्पोर्टेंट रॉकेट है, मतलब कि जो कि इजराइल को आके नुकसान करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उनके यहाँ पर गिरेंगे, ठीक है, उनको ही डैमेज किया जाएगा। अदरवाइज कोई रॉकेट ऐसा है जिससे कि इजराइल को कोई डैमेज नहीं होगा, तो उनको यहाँ पर ऐसा हिट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो उन्हीं रॉकेट को हिट करते हैं जो कि ऑलरेडी मालूम है कि इजराइल को इससे खतरा है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग एडिटोरियल सेक्शन की। नाउ हमारे लिए यहाँ पे देखेंगे दो एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा सैटरडे में जो है एडिटोरियल सेक्शन भी कम आता है। इसका जो अपोजिट पेज आता है वो ग्राउंड जीरो के नाम से देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। नाउ दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे इस सीज द फायर के बारे में, मतलब कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पर ये वापस से न्यूज़ में क्यों देखने को मिला, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन में डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूज़ में इसलिए देखने को मिला क्योंकि अमेरिका आज के टाइम पर सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। इजराइल को बोल रहा है इनके पास राइट टू डिफेंड है, ये लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इजराइल को सपोर्ट ऐसा नहीं मिलना चाहिए था जिस तरीके से यहाँ पे जो बाइडेन का सपोर्ट मिला है इसको। पहले इशू समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ लोकेशंस दिखा देता हूँ। ओके, नाउ चलते हैं कुछ लोकेशंस के ऊपर। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है इजराइल। ऊपर आपको वेस्ट बैंक वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा जो ये पट्टी टाइप की है इसको बोलता है गाज़ा स्ट्रिप बोला जाता है। इसी वजह से इसका नाम है गाज़ा पट्टी, इसको बोला जाता है क्योंकि ये पट्टी शेप में देखने को मिलेगी। नाउ जो ये वाला वेस्ट बैंक वाला एरिया है, पहले तो आप लाइट येलो वाला कलर देखोगे तो यहाँ सभी जगह पर इजराइल आपको देखने को मिलेगा। और इजराइल के पास पहले इतना एरिया नहीं हुआ करता था। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट का लगभग 1 घंटे का वीडियो बनेगा, अगर आप बनाना चाहोगे तो उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा इजराइल ने सभी जगह पर ये कब्जा कर करके पूरा बसा पड़ा है। हर जगह से इन्होंने ये कब्जा किया हुआ एरिया है। नाउ यहाँ पे जो आप वेस्ट बैंक देख पा रहे हो, वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन आज के टाइम पर रहते हैं, लेकिन जो डार्क ब्राउन वाले एरियाज़ हैं एग्जैक्टली वहीं पर पैलेस्टीनियन देखने को मिलेंगे। जो ये येलो वाले एरियाज़ हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी वो भी आज के टाइम पर इजराइल के कंट्रोल में है। नाउ इसमें आपको वेस्ट बैंक की साइड पर एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर मैं डॉट लगा रहा हूँ, जेरूसलम। अब जेरूसलम के अंदर एक जगह है शेख जर्रा, वहीं से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ। वहीं पे शेख जर्रा के अंदर एक मॉस्क था जहाँ पर आप कह सकते हो कि लोग प्रेयर्स कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो हुआ क्या कि इजराइल का ये मुद्दा है कि जो ये शेख जर्रा वाला एरिया है इसको भी कब्जा कर ले, इसके ऊपर भी कब्जा कर ले। लेकिन यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक कब्जा करते हुए आया है पैलेस्टीनियंस के ऊपर। ये जो यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो गाज़ा पट्टी है यहाँ पर आपको हमास देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है ये पूरी तरह से कंट्रोल करता है हमास। ओके, जो कि वहाँ का बहुत सारे जैसे यूएस यूके हैं, ये सब इसको आतंकी संगठन भी बोलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इजराइल का अगेंस्ट यहाँ पे मुद्दा ये उठा कि इजराइल जो है इस शेख जर्रा वाले जगह को कब्जा करेगा इसके ऊपर, और यहाँ पर जो इजराइल के ज्यूज़ हैं उनको यहाँ पर बसाएगा। लेकिन ये बात यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को अच्छी नहीं लगी। बोले कि यहाँ पे देखो पहले से ऑलरेडी थी, सब कुछ चल रहा है, आपके टाइम पर फिर से यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने इनके बीच में और इजराइल की डिफेंस फोर्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था कि जो पैलेस्टीनियंस और इजराइल की डिफेंस की फोर्स के बीच में जो ये आपस में विवाद चल रहा था, ये लोग घुस गए उस अल अक्सा मॉस्क के अंदर, जो कि आपको जेरूसलम में देखने को मिलेगा। अल अक्सा मॉस्क अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो तीसरी रिलीजियस साइट मानी जाती है मक्का मदीना के बाद। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो मॉस्क के अंदर घुसे तो इन्होंने सोचा था कि इजराइल डिफेंस फोर्स तो मॉस्क के अंदर नहीं आएगी, लेकिन वो डिफेंस फोर्स भी मॉस्क के अंदर घुस गई। तो आप समझ सकते हो कि उन लोगों का जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो कैसा हिट हुआ होगा। और वो लोग जब घुसे तो फिर उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। लोग प्रेयर्स कर रहे थे वहाँ पर। देन उसके बाद आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। देन उसके बाद ये सब जैसे ही हुआ तो जो गाज़ा पट्टी में हमास रहता है वो एक्टिव हुआ, और हमास ने जो है रॉकेट बरसाने चालू कर दिए इजराइल के ऊपर। इजराइल ने एयर स्ट्राइक चालू कर दी हमास के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में चल रहा है। रॉकेट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से गाज़ा पट्टी से रॉकेट आ रहे हैं इजराइल में, और इजराइल से रॉकेट एयर स्ट्राइक हो रहा है गाज़ा पट्टी पर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।
नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हैं। और देखो, इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बहुत सारे लोगों की जान गई है। 119 पैलेस्टीनियंस हैं जिनकी जान गई, और 31 बच्चे हैं, साथ ही साथ एक इंडियन वेमेन भी हैं जो जिनकी जान गई है इसके अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया जो शेख जर्रा वाला एरिया है, इसको लेकर ये मुद्दा उठा। ठीक है, यहाँ पे इसराइल बोल रहा है कि जहाँ पर जूइश सेटलर्स होंगे, जूइश को यहाँ पे बसाया जाएगा। नाउ हमास ने भी यहाँ पे फायर कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जैक्टली नंबर यह है 1800 रॉकेट के आसपास। 1800 रॉकेट से ज़्यादा ही 5 दिन के अंदर इसराइल के ऊपर बरसा दिए गए, लेकिन इसराइल ने प्रोटेक्शन अपनी दिखाई है। क्यों? क्योंकि उसके पास डोम सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम। ओके, नाउ जो हमास का रॉकेट है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, मतलब डिफरेंस नहीं कर रहा इसराइल की सिविलियंस के बीच में और सोल्जर्स के बीच में। मतलब लगातार बरसाए पड़े हैं, ये नहीं पता चल रहा इसराइल के खुद की कंट्री के लोग कौन से हैं, इसराइल के सॉरी इसराइल की कंट्री के लोगों को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी इसराइल की एक प्रोटेक्शन आयरन डोम सिस्टम, जिससे आज के टाइम पर ये चीज़ें न्यूट्रलाइज करी गई हैं। उसके बाद इसराइल के अंदर एक शहर पड़ता है सिटी ऑफ लॉर्ड, तो वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई, ताकि जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये मुद्दा क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, तो वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है यूएस ने और जर्मनी सपोर्ट करा इसराइल को, और बोला है इसराइल के पास राइट टू डिफेंड इटसेल्फ है, यहाँ पे वो डिफेंड कर सकता है, एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। तो आप समझ सकते हो आज के टाइम पर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज़ इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रही हैं। इंडिया यहाँ पर दोनों की साइड पर झुकाव दिखा रहा है। इंडिया ने अपना अप्रोच रखा है कि दोनों को सपोर्ट किया जाए, लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें तो ज़्यादा सपोर्ट इसराइल को किया गया है। एक ट्वीट किया गया था उसके मुताबिक। ओके, फिलहाल अभी इंडिया का और भी स्टेटमेंट आना बाकी है, अभी यहाँ पर इतना कुछ बोला नहीं है इंडिया ने, तो हम लोग देख पाएंगे आने वाले टाइम पे हमको क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो जो यूएसए है उसको अभी यहाँ पे इजराइल को एग्जैक्टली ऐसा सपोर्ट नहीं देना चाहिए था। उसके बाद से यहाँ पे विवाद और बढ़ते हुए नज़र आते हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पर चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में। देखो यहाँ पे अगर आप चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको सही से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करते हुए अडॉप्ट करें। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करी गई है चाइल्ड ऑर्फनेज के बारे में। ठीक है, जो अनाथ आश्रम है वहाँ पे बच्चे देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बातचीत करी गई है, तो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केसेस भी इसके अंदर बताए गए, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का थंबनेल भी इसी आर्टिकल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोगों को कोविड-19 बढ़ता हुआ देखने को मिला, उसके बाद जो प्रोटेक्शन देखने को मिली है ऑर्फनेज चिल्ड्रन की, मतलब कि वो कम होती हुई नज़र आई है। एक तरीके से जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन कम होती हुई नज़र आई है, तो उसको हमने नोट करना है और उसके ऊपर फोकस देना है आज के टाइम पर। देख पाओगे सेकेंड वेव देखने को मिला पैंडेमिक की वजह से इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो उनको आज के टाइम पर प्रोटेक्शन देना है। और इसी के साथ सोशल मीडिया पे बाहर आई हुई है किस चीज़ की, कि चिल्ड्रन अडॉप्शन की। जो लोग हैं वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होने चाहिए क्या प्रेवलेंट, क्या प्रोसीजर्स होता है अगर आपको किसी बच्चे को प्रोटेक्शन देनी है, किसी बच्चे की केयर करनी है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या लीगल एक्शंस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पर आप वायलेशन कर रहे हो। ओके, नाउ कोई भी इंडिविजुअल है जिसको यहाँ पे कोई ऑर्फन बच्चा मिल गया, मतलब कोई बच्चा है जिसको भी मिल गया, तो क्या करना है? ऐसे ही आप रख लोगे? नहीं, तो आपको करना क्या है, कोई भी चिल्ड्रन हो जिसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आपको कहीं भी वो मिल गया है जिसके माँ बाप नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली कॉल करो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर। ठीक है, वहाँ से प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलो, वहाँ पर उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएगी नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन पोर्टल के ऊपर। तो इस वेबसाइट पर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता सकते हो। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलती हैं तो अपने घर के आसपास का पुलिस स्टेशन में जाओ, है ठीक है, वहाँ से जाकर ये अप्रोच आप रख सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो और वहाँ से जाकर ये मुद्दा उठाया जा सकता है और साथ ही साथ वो लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और क्या चीज़ें बताई गई हैं। देखो एक केस हुआ था जिसमें यहाँ पर एक केस बताया गया है, सॉरी यहाँ पे क्या है, संपूर्णा बेहरौआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको इंश्योर करना चाहिए आज के टाइम पर जितने भी बच्चे हैं उनकी केयर को लेकर।
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया, देखो जो एनजीओज वगैरह हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जेजीए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू अगर यहाँ पर कोई भी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं करा गया है तो वो किसी बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, ऐसा इस स्टेटमेंट में इस केस के अंदर बताया गया था। और चाइल्ड इज़ डिक्लेयर लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन बाय द CWC, यानी कि जो CWC है उसके थ्रू यहाँ पर क्या बोला गया, जो चाइल्ड है वो उसको आप लीगली अडॉप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं आप इलीगल अडॉप्ट करो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कोई लीगली चलो अडॉप्ट कर रहे हैं तो कौन कौन कर सकता है इसको, तो यहाँ पे बताया गया, देखो नॉन रेजिडेंट्स इंडियन हो या फिर कोई भी पेरेंट्स हो इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो तो वो लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है नाउ। लेकिन जो अडॉप्शन का प्रोसीजर होगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया कोर्ट डायरेक्टिव, यानी कि कुछ कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले मान लो कोई ऑर्फन चाइल्ड है जिसके माँ बाप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो किसी के द्वारा अगर वो रखा जा रहा है, अगर बिना लॉफुल अथॉरिटी के रखा गया है, मतलब बिना कानून के आपने उसको रखा है, तो हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 के थ्रू उसके आप कह सकते हो आपके ऊपर यहाँ पर ये आपने वॉयलेशन किया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया नाउ। धनो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस हुआ वहाँ पर बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट किया सारे डायरेक्टर्स जनरल को कि देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर कोई इस टाइप की चीज़ें आती हैं आपको FIR रजिस्टर्ड करना है, एक केस आपको डालना है मिसिंग चाइल्ड का। अगर कोई भी केस आता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का या फिर चाइल्ड एब्डक्शन का तो आपको ये केस बनाना है मिसिंग चाइल्ड का, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को यहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा जो कि अलग से फोकस करेगा इन चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर और इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ओके। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगी जो कि हेड करी जाएगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, और जो है यहाँ पर इस तरीके से हम लोग चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट हैं आज के टाइम पर और फ्यूचर के लिए भी काम करेंगे। मान लो किसी ने भी अडॉप्ट कर लिया, उसको जो सिखाया जाएगा वो फ्यूचर में वो करने वाला है, तो उसके बारे में बताया गया है फ्यूचर के लिए यहाँ पर ज़रूरी है हम लोग को यहाँ पर इन चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देना। उसके बाद जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, इन्होंने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी ऑफ सारे स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखा है इस चिल्ड्रन ऑर्फन को लेकर कि कोविड-19 में आपको इन बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है। और प्रोटेक्शन मान लो किसी को भी ये बच्चा मिलता है तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो, 3 तरीके हैं, ओके। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।